नमस्कार दोस्तों, डीयू कैंपस आप सभी के लिए लेकर आया है हिंदी के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके आने वाले वीडियो री एग्ज़ाम के लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। जिसमें से पहला टॉपिक है आपका हिंदी भाषा उत्पत्ति एवं विकास। ये घटना चक्र के क्वेश्चन हैं और इसमें लगभग हिंदी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें समाहित हैं। घटना चक्र की किताब से उठाया गया ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, जिसमें पहला क्वेश्चन है भाषा परिवार से रिलेटेड। भाषा परिवार से रिलेटेड पहले क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आश्रित परिवार की प्रमुख भाषा कौन सी है। तो आश्रित परिवार की प्रमुख भाषा कौन सी है बताइए। तो इसमें आपको जो आंसर है वो आप नीचे देख भी सकते हैं। इसका आंसर है क्या, मुंडा। थोड़ा सा अगर आप पढ़ना चाहें तो इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि मुंडा ऑस्ट्रो एशियाई एवं आश्रित परिवार की प्रमुख भाषा है। हालांकि ये सब इतना वो नहीं है, बस आपको ये वाली लाइन जरूर याद रखनी है कि ये जो मुंडा है वो झारखंड राज्य की प्रमुख आदिवासी जनजाति का नाम भी है। यहाँ से आपको ये लाइन याद रखनी है कि मुंडा जो है वो झारखंड राज्य की प्रमुख जनजाति का नाम है। मुंडा जो है वो झारखंड राज्य की प्रमुख आदिवासी जनजाति का नाम है। ये आपको जरूर रट लेना है क्योंकि इससे क्वेश्चन आपका थोड़ा बहुत बनता है कि मुंडा झारखंड राज्य की प्रमुख आदिवासी जनजाति का नाम है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की कौन सी भाषा है। तो भैया द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं ये पहले आप जान लो। नीचे द्रविड़ परिवार की भाषाएं लिखी, तमिल, तेलुगु और मलयालम, ये सभी जो हैं वो क्या हैं, द्रविड़ परिवार की भाषाएँ हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, ध्यान से देखें तो आपको ये देखने को दिखेगा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त तमिल, तेलुगु और मलयालम ये सभी जो हैं वो द्रविड़ परिवार की क्या हैं, भाषाएं हैं। और इसी में से एक आंसर आपका है कि कन्नड़। तो कन्नड़ भी क्या है भैया, ये भी द्रविड़ परिवार की ही भाषा है। आप बस इतना याद कर लो कि कन्नड़ जो है वो द्रविड़ परिवार की भाषा है। द्रविड़ परिवार की जो भाषाएं हैं वो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ है। बस इसके आगे आपको इसमें एक्सप्लेनेशन में जो दिया गया है वो बहुत गौर से पढ़ने की और आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें दे रखा कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार बिहारी, बंगिया, उड़िया और असमिया मागधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। तो देखिए इसके लिए यदि आप चाहें तो एक छोटी सी ट्रिक अपना सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर मागधी अपभ्रंश के बारे में आप बात करें तो आपसे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि असमिया जो है वो किस अपभ्रंश से आई है। और बाकी थोड़ा बहुत उड़िया के बारे में आपसे पूछ लेते हैं, बाकी और तो नहीं पूछते हैं जहाँ तक, बिहारी वारी नहीं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य क्या है। देखिए एकाक्षरी भाषा परिवार जो है वो बेसिकली जो एकाक्षरी भाषा है वो चीनी और तिब्बती भाषा को मिक्स करके बनाई गई जो भाषा है उसको एकाक्षरी भाषा परिवार कहते हैं। तो जिसमें जो चीनी भाषा है और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ इसी में कौन सी है, तिब्बत से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। ठीक है, अब इसमें देखो आपको एक लाइन बस ये पढ़ लेनी है, ये वाली लाइन यहाँ से पढ़नी है कि भूटान एवं भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में इस परिवार के बोलने वालों को इस परिवार की मुख्य भाषा जो है वो क्या है, चीनी है। तो भूटान और भारत के उत्तर पूर्व जो क्षेत्र हैं वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है बताइए, चीनी भाषा बोली जाती है। वो ची चा चू वाली चीनी, वही वाली, समझे, दूसरी कोई चीनी नहीं है। अगला देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि कन्नड़ का संबंध किस परिवार से है। तो कन्नड़ का संबंध किस परिवार से हमने पीछे अभी पढ़ा था, तो ये किससे है भैया, द्रविड़ परिवार से है। एक बार देख भी सकते हो द्रविड़ परिवार की हमने भाषाएं कौन कौन सी यहाँ पे पढ़ी थी कौन सी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन दोबारा रिपीट है कि कन्नड़ का संबंध किस भाषा से है। अमीन परीक्षा में यूपी SSC ने पूछा है, तो ये किससे है बोलिए, द्रविड़ भाषा से है। अगला है कि हिंदी किस प्रकार की भाषा है। तो ये सब आंसर आपको पता ही होंगे अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है पहले से। तो द्रविड़ कैसी परिवार की भाषा है बताइए, भारोपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसके आगे आ जाते हैं यहाँ पे कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का विकास। अगला टॉपिक है हमारा प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का विकास। देखिए जब आप इसको थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो आर्य भाषा का विकास हुआ था, यहाँ पर ये जो आर्य भाषा का विकास हुआ था, ये आर्य भाषा के विकास टोटल कितने चरणों में किया गया था भैया, 3 चरणों में इसका विकास किया गया था। तो पहला जो विकास इसका किया गया था ये आपका जो किया गया था ये था आपका 1500 ईसा पूर्व से लेकर, मतलब 1500 BC से लेकर के ये आपका था लगभग जो है क्या बोलते हैं वो 500 BC तक, ये आपका 500 BC तक था। और इसके बाद ये जो था इसको हम बोलते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा।
तो आप ये समझ लो, इसको थोड़ा सा जान लो। तो इसको हम लोग कहते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। और दूसरा जो हमारे पास आता है, दूसरा इसी के बाद जो है, जो 500 ईसा पूर्व से लेकर के जो 500 ईसा पूर्व से लेकर के एक आता है जो 500 बीसी से लेकर के 1000 एडी तक हुआ है, इसको बोलते हैं हम लोग जो है मध्यकालीन आर्य भाषा। क्या बोला जाता है? मध्यकालीन आर्य भाषा। और दूसरा इसी में, तीसरा इसी में आता है, तीसरा इसमें ये आता है कि आधुनिक आर्य भाषा। ये आपको एक और बोला जाता है आधुनिक आर्य भाषा। आप इसके थोड़ा सा ये पढ़ लीजिएगा कि इसमें जो है मतलब किस सन से ये शुरू होता है, ज़्यादा इसमें आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आधुनिक आर्य भाषा, अगर आधुनिक आर्य भाषा देखें तो वो 1000 बीसी से 1000 एडी से लेकर 1000 एडी से लेकर के अब तक की जितनी भी भाषाएं हैं ये सारी आधुनिक आर्य भाषाओं में आती हैं। तो ये कुछ है, आप अगर इसको थोड़ा सा देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, बाकी मैंने बता दिया है, थोड़ा वीडियो आप पॉज करके चाहें तो उसको लिख सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें जो इन्होंने बताया है, इन्होंने ये बताया है कि कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है। तो आप देखो, इनमें मैं आपको थोड़ी थोड़ी बातें बता देता हूँ। जैसे देखो, ये जो संस्कृत है ये प्राचीन आर्य भाषा में पैदा हुई बोली है। जैसे अब आप यहाँ पे देखेंगे तो मैं आपको इसमें थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ कि जो संस्कृत आपकी भाषा बोली गई, ये संस्कृत को दो भाषाओं में दो तरीके की संस्कृत जो है बताई गई। एक तो बताई गई जो है आपका दैविक संस्कृत, और दूसरी जिसको वैदिक भी बोलते हैं। एक संस्कृत आपकी बोली गई वैदिक, और दूसरा जो आपका बोला गया, जो दूसरी संस्कृत थी वो थी लौकिक। अब आप समझ लेना ये वैदिक और लौकिक का सीन क्या था। जो वैदिक थी संस्कृत थी उसमें सारे वेद लिखे गए थे। क्या लिखे गए थे? वेद और उपनिषद। अगर वेद और उपनिषद की बात करें तो ये सब किस में लिखे गए हैं भैया? ये सब लिखे गए हैं आपके किस में? संस्कृत में। कौन सी संस्कृत? तो वैदिक संस्कृत, नाम से भी पता चल रहा है। उसके बाद अगला जो टॉपिक है आपका वो है लौकिक संस्कृत का। तो लौकिक संस्कृत जब आप ध्यान से देखेंगे तो लौकिक संस्कृत में बेसिकली जितने आपके ये आते हैं महाभारत, रामायण, महाभारत, उसके बाद आपका आ जाता है उसके बाद आ जाता है आपका रामायण। तो महाभारत और रामायण ये सब कुछ जो लिखा गया है ये आपका लौकिक संस्कृत के अंतर्गत आता है। फिलहाल आपको यहाँ पर जानने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि जो संस्कृत है वो प्राचीन भाषा है। ठीक है, संस्कृत जो है वो प्राचीन भाषा है। उसी के दौरान प्राचीन भाषा में एक मध्यकालीन भाषा डेवलप हुई जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं प्राकृत। ये जो मध्यकालीन भाषा थी ये जो डेवलप हुई जिसको हम प्राकृत कहते हैं, ये प्राकृत भाषा ये मध्यकाल में डेवलप हुई। मैंने आपको बताया कि जो आर्य भाषाएं थी उनको 3 भागों में विभाजित किया गया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, जैसे हिस्ट्री डिवाइड की गई। तो इसमें जो एकदम प्राचीन भाषा थी वो संस्कृत हो गई, मध्यकालीन भाषा जो आई वो प्राकृत आ गई, और उसी प्राकृत में ही और उसके जस्ट बाद आधुनिक में जो आ गया वो क्या आ गया? अपभ्रंश आ गया। जो प्राचीन में वैदिक और लौकिक भाषाओं के बीच में नहीं आई वो सब जो है क्या कहलाएंगी? ये जो है प्राचीन भाषाओं से बाहर कर दी गई। तो इसमें संस्कृत भी आपका इसी आर्य भाषा के अंतर्गत था, प्राकृत भी इसी आर्य भाषा के अंतर्गत था, और अपभ्रंश जो आधुनिक आर्य भाषा थी उसके अंतर्गत अपभ्रंश आ गया। कह रहे हैं कि ये प्राचीन भाषा नहीं है, तो इसमें सबसे प्राचीन भाषा जो है वो कौन सी नहीं है बताइए? पंजाबी जो है वो प्राचीन भाषा नहीं है, प्राचीन भाषा नहीं है। जबकि संस्कृत प्राचीन भाषा है। पंजाबी का विकास पैसाची अपभ्रंश से हुआ है। ये भाई लाइन आप लोग याद कर लेना यार कि इसका जो वो है क्या बोलते हैं? अपभ्रंश। तो पंजाबी का जो अपभ्रंश है वो पैचासी अपभ्रंश है। ठीक है, देखिए एक आता है सिंधी। जो सिंधी और पंजाबी दोनों अलग भाषाएं हैं, अलग बोलियां हैं। तो आप ये मत कहिएगा कि जो है मतलब पंजाबी अलग हो गया, वो जो है वो तो जो है आपका 85 अपभ्रंश से डेवलप नहीं हुआ सिंधी। सिर्फ और सिर्फ कौन डेवलप हुआ है? पंजाबी डेवलप हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपको इसकी लिपि के बारे में भी थोड़ा बहुत जानकारी होनी चाहिए कि इसकी लिपि कैसी है। तो पंजाबी की जो लिपि है वो क्या है? गुरुमुखी है। ये आपको थोड़ा बहुत पता होगा, बाकी इसके आगे इसमें कुछ खास पढ़ने वाला नहीं है। आगे हम लोग जाते हैं। हमने कहा कि प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है, तो आप बताओ। इसमें तो आप सीधे बता दोगे, अभी मैंने आपको बताया वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, तो आप सीधे इसको बता सकते हैं।
थोड़ी देर एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया कि कौन सी होती है, बताइए, वैदिक संस्कृत होता है, और ये यूपीएसआई के एग्जाम में पूछा भी गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कह रहे हैं मध्यकालीन आर्य भाषा। तो यहाँ पर आपने देखा प्राचीन, मैंने आपको बताया, और दूसरा अब आप प्राचीन के बाद क्या आएगा, मध्यकालीन। और आप देखो जरा, मध्यकालीन आर्य भाषा का काल भी मैंने आपको समझा दिया कि ये कब से कब तक है, तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के कब तक है, 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक कब होगा, 1000 ईस्वी से लेकर अब तक, है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, आप एक बार वीडियो में दोबारा जाकर के भी देख सकते हैं। मैं यहाँ और रिवीजन करा देता हूँ। देखिए 1500 से शुरू हुआ, कब, 1500 बीसी से लेकर के पहला आया है 500 बीसी तक। फिर दूसरा जो आया वो 500 बीसी से लेकर के कहाँ तक आया, 1000 एडी तक, है ना। फिर 1000 एडी तीसरा जो आया, 1000 एडी से कब तक, अब तक, है ना। तो ये 3 चीज़ें हैं, ये आप ध्यान रख लो। अब इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो ये तो आप बता ही लोगे कि इसका सीधा क्या है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आधुनिक से। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखा हुआ है, इसमें पाली, प्राकृतिक और अपभ्रंश भाषाओं का व्यवहार होता रहा, ये मैंने आपको पहले बताया था। एक बात और आप ये जान लो, थोड़ा सा हो सकता है कि आपसे पूछ ले, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, पूछे ना पूछे कोई बात नहीं, लेकिन आप ये जान लो कि प्राकृत को ही जब व्यापक रूप दिया गया है तो उसी को हम पाली कहते हैं। और इसमें एक बात और, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध जी जो थे, जो गौतम बुद्ध जी थे, गौतम बुद्ध जी, उन्होंने अपना जो है उपदेश किस भाषा में दिया था, तो अपना उपदेश उन्होंने पाली भाषा में दिया था। ये आप याद रखना कि गौतम बुद्ध जी ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था भैया, तो पाली भाषा में दिया था। उसके बाद अगला आता है, कह रहे हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय के पूर्व आर्य भाषा का कौन सा रूप विद्यमान था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहे हैं कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय से पहले, मतलब जो आधुनिक आर्य भाषाएं डेवलप की गई उनसे पहले कौन सी आर्य भाषाएं थीं। तो हमने आपको अभी आपने ऊपर पढ़ा भी है, यहाँ पे देखिए ऊपर पहले वाले क्वेश्चन में कि यहाँ पे आपको ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या है, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। और दूसरा यहाँ पे क्या है, अब ये सब कब आई हैं, ये तो जो है आधुनिक से पहले की आई हैं। तो इसी में जो आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया, बोलो, अपभ्रंश हो गया। ठीक है, ये अपभ्रंश जो था वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के उदय से पहले अपभ्रंश जो है वो विद्यमान था। ठीक है, तो ये आपका, चलिए दोस्तों इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। और अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि आर्य भाषाओं में उदय कौन सा हुआ था, तो हमने आपको बता दिया ये है अपभ्रंश। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है। तो आपको पता ही है, जितनी भी आधुनिक भाषाएं डेवलप हुई हैं, हिंदी सब कुछ, ये सब किससे हुई हैं भैया, अपभ्रंश से हुई हैं। ठीक है, तो जो अपभ्रंश हैं, कई सारे आपको अपभ्रंश भी पता होंगे, सौरसेनी अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, उसके बाद तुम्हारा मागधी अपभ्रंश और अर्घ मागधी अपभ्रंश, अवधी ब्रज भाषा, खड़ी बोली, तो ये सब खड़ी बोली उली ये सब अपभ्रंश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और अवधी भी किस में आता है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये भी अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। तो ये सब आपको मालूम होना चाहिए, है ना, थोड़ा बहुत आपने इसको पढ़ा भी होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी जाती है। तो ये तो आपको पता ही होगा कि हिंदी की मूल उत्पत्ति जो होती है वो किससे मानी जाती है, सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। ठीक है, इसमें क्या आते हैं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी प्रदेश की बोलियां आती हैं। पहाड़ी में अगर आप चले जाओगे तो पहाड़ी प्रदेश में कौन सी 2 बोलियां बोली जाती हैं, जो मेन है, जो आपसे पूछी जाती हैं कि पहाड़ी में कौन सी 2 बोलियां बोली जाती हैं। तो पहाड़ी में आप 2 बोलियां याद रख लो, एक आपकी होती है जो है, आप इसको ऐसे याद रख लो कि पहाड़ी में जो है, पहाड़ी में जो आपकी बोलियाँ जाती हैं ये खस अपभ्रंश के अंतर्गत आता है। खस अपभ्रंश में आपका जो होता है वो कौन सा होता है बताइए, एक तो होता है गढ़वाली, दूसरा होता है क्या, कुमाऊनी। तो जीके से आप इसको याद रख सकते हैं कि एक गढ़वाली होता है, दूसरा क्या होता है, सॉरी, एक गढ़वाली होता है और दूसरा क्या होता है बताइए, कुमाऊनी होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमने अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि खड़ी बोली निकली है। अब आपको ये तो पता ही होगा कि खड़ी बोली, पहली बात तो ये सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। खड़ी बोली में मैंने आपको बताया ये सब अपभ्रंश ही हैं, और ये सब आई कहाँ से हैं, जो है क्या बोलते हैं, सौरसेनी अपभ्रंश से ही आई हैं। सौरसेनी अपभ्रंश का ही दूसरा नाम जो है वो पश्चिमी
हिंदी पश्चिमी हिंदी है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं सोचना आपको, बस इतना याद कर लीजिए कि सौरसेनी अपभ्रंश का जो दूसरा नाम है वो पश्चिमी हिंदी है। बस इससे ज़्यादा आपको कुछ और इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखते हैं हम लोग। अगला है हमारे पास कि हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। आप अभी पढ़ चुके हो, सौरसेनी अपभ्रंश से मानी जाती है। देखिए यहाँ पर इन्होंने दो आंसर बताए हैं, ए और बी, ठीक है। अब देखो बात मेरी समझ लेना, मोस्टली कुछ एग्जाम जो होते हैं वो मागधी को मानते हैं हिंदी की उत्पत्ति, और कुछ एग्जाम सौरसेनी अपभ्रंश, क्योंकि ये यूपीएसआई में पूछा गया था तो वो सौरसेनी अपभ्रंश से मांगते हैं कि सौरसेनी अपभ्रंश से ही हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। तो यूपीपीआरबी इसी आंसर को सही मानता है। बाकी आप देख लेना आपको किस हिसाब से वहाँ पे लगाना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन में कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है। अभी मैंने आपको बताया हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सौरसेनी अपभ्रंश से। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे देखो तो हिंदी भाषा का उद्भव जो हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने किन्होंने डॉक्टर नगेंद्र ने जब लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसमें उन्होंने सौरसेनी, अर्धमागधी और मागधी के रूपों में बताया था। तो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग कंसीडर किया जाता है, लेकिन बेसिकली आपको सौरसेनी ही ज़्यादा माना जाता है। तो आप सौरसेनी अपभ्रंश ही लगाइएगा चाहे जहाँ जो आए। उसके बाद अगला देखते हैं, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। अब एक बात बताओ, ब्रज भाषा का विकास भी आपका किससे हुआ है, सौरसेनी अपभ्रंश से ही अंतर्गत हुआ है। आपने जब अपभ्रंश पढ़ा होगा तो ये सब पढ़ा होगा कि कौन सी भाषा किस अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है, खड़ी बोली हिंदी भाषा का विकास किस भाषा से हुआ है। तो अभी आप थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं कि खड़ी बोली हिंदी भाषा का विकास किससे हुआ, अपभ्रंश से हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कह रहे हैं हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। आप बताओ हिंदी जो खड़ी बोली है वो किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, बताओ। तो हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, हाँ सौरसेनी अपभ्रंश। ये सब आपको मालूम ही है, अभी इतनी देर से हम लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे हैं। इसमें थोड़ा सा देखिए, इसके नीचे का एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा आपका पढ़ने वाला है, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। नीचे वाला एक्सप्लेनेशन कह रहे कि हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई थी। चलो ये तो आपको मालूम है। दूसरा आपसे ये कह रहे हैं कि दूसरा आपसे क्या कह रहे हैं कि इसका नामकरण लल्लू लाल ने 1800 ईस्वी में प्रेमा सागर की भूमिका में किया था। मतलब लल्लू लाल, नाम तो बहुत बढ़िया था भाई साहब, लल्लू लाल, और लल्लू लाल ने क्या कर लिया था, प्रेम सागर की भूमिका में इसका जो है क्या किया था, नामकरण किया था। मतलब हिंदी खड़ी बोली का नामकरण कौन करीना है, लल्लू लाल। तो खैर ये तो आपको मालूम ही हो जाएगा। अगला देखते हैं, खड़ी बोली में कौरवी बोली भी कहा जाता है। खड़ी बोली को क्या बोली कहा जाता है, कौरवी। ये लाइन आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये लाइन आपसे कई एग्जामों में छोटे छोटे पूछे जाते हैं कि कौरवी बोली किसे कहते हैं। तो कौरवी बोली किसे कहते हैं बताओ, जो है किसको कहते हैं, खड़ी बोली को भी कौरवी बोली कहते हैं। बाकी आपका कुछ खास नहीं पढ़ने वाला। आगे बढ़ते हैं, बिहारी हिंदी का विकास। देखिए पढ़ने वाला तो सब खास है, मगर मेरी बात को समझिएगा। आप जो है वो वीडियो एग्जाम के लिए जा रहे हैं, तो मैं उसके परिप्रेक्ष्य में आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं हो सकता है। तो इसलिए ये मत कह देना कि पता चला गुरुजी कह रहे हैं कि ये जो है जो लिखा है वो बेकार है और घटना चक्र खराब हो गई। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। बस जितना आपके लिए जरूरी है बस उतना देखो, बाकी छोड़ो। अगला देखो, अगला है कि बिहारी हिंदी का विकास किस प्राकृत या अपभ्रंश से माना जाता है। अब देखो ये आपने पढ़ा ही होगा, और नहीं भी पढ़ा तो आप जान लो कि मागधी अपभ्रंश जो होता है कुछ ज़्यादा ही जो है लुदुर लुदुर हो गया। चलो यहाँ से फिर से ध्यान दे दो कि ये जो होता है मागधी अपभ्रंश जो है, ये मागधी अपभ्रंश, इससे जो है वो बिहारी हिंदी निकली है। बस इतना याद रखो बस, बाकी और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला गए, ये लिखा हुआ है कि वर्तमान में ये पटना में, गया में, हजारीबाग जिलों में बोली जाती है, लेकिन ये सब उतना बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, भोजपुरी बोली किससे उत्पन्न हुई भाई साहब। अब बिहारी जहाँ है वहाँ भोजपुरी भी है। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। बिहारी हिंदी जहाँ है वहाँ पे भोजपुरी भी है। तो इसका आंसर क्या आप लगा देंगे, बहुत सही गुरु, पढ़ाई कर रहे हो इसका मतलब मागधी अपभ्रंश आंसर लगा देंगे, समझदार लोग हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगले अर्धमागधी के बारे में बात करी गई है। क्या कह रहे हैं कि पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास किससे से माना गया है। तो किससे माना गया, पूर्वी हिंदी जो आई है। तो पूर्वी हिंदी आप सीधे सीधे इसको याद कर लो भैया, ये पढ़ लेना, नहीं पता चला जो है वहाँ बैठे जाके कह रहे हो यार ये क्वेश्चन आवा तो रहा है, गुरुजी पढ़ाई तो रहा है लेकिन हम कर ना पाए, है ना। इसीलिए मौज ना काटना, चुपचाप दिमाग से पढ़ाई कर लेना उसके, है ना, और पेपर दे आना बढ़िया चौड़े से, फिर आके चाहे जहाँ घूमना, कोई न रोक न कोई टोक, बढ़िया वीडियो बन के घूमो,
अगला देखो, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास इसमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? ये सब पहले ही बता चुके हैं, देख लो, इन्होंने दे भी रखा है कि प्रश्न संख्या 20 की व्याख्या देखें। पूर्वी हिंदी का विकास आपको पता है, सारे विकास किससे हुए हैं? बोलो, अर्घ मागधी से हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ लिया, ये थोड़ा सा आप चाहना तो उसको देख भी लेना। ये वाली लाइन जो है, यहाँ वाली लाइन, कि जितनी भी पूर्वी हिंदी की बोलियाँ हैं, जितनी ये इस जगह पे, तो यहाँ पे क्या है, जितनी भी पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियों का विकास अर्घ मागधी अपभ्रंश से हुआ है। बाकी इसमें कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है, ठीक है। अगला पूछते हैं हम लोग, अगला कहाँ चला गया भाई साहब? ओह माय गॉड, चलो अगला देखते हैं। अगला ये रहा है, देखिए जरा, 21 के बाद 22 कहाँ चला गया? सीधे 25 आ गया। अच्छा नीचे है, सॉरी। अगला देखो, हिंदी का मानक रूप किस भाषा से विकसित हुआ है? अब भाई साहब ये सब तो चीज़ें आप पढ़ ही रहे हैं, अभी इतने एक्सप्लेनेशन में ही देखो कई सारे क्वेश्चन मिलते चले जा रहे हैं। ऊपर पढ़ा हल्का सा और नीचे देखो यूपीएससी के एग्जाम में सीधे कर दिया कि हाँ हिंदी का मानक रूप क्या है? खड़ी बोली है। चलो, रागड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? देखो ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्वेश्चन होता है, ये जल्दी रागड़ी बोली बोला नहीं गया, लेकिन रागड़ी और बांगर दोनों ही हरियाणा की बोलियाँ हैं। बस आप इतना याद कर लो कि रागड़ी और बांगर दोनों ही हरियाणा की बोलियाँ हैं। आगे आते हैं, हो गया 23-24 वाला। जरा देखो कि सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना करी है? तो ये तो आपको पता ही होगा, सूरदास जी ने किस भाषा में रचना करी है? तो ब्रज भाषा में इसकी रचना करी है। आगे बढ़ो, क्योंकि सूरदास जी ने उनका, किनका क्या नाम है उन भाई साहब का? अरे वो किशन जी, उनका जो है काफ़ी वर्णन किया हुआ है ना। तो उसके बाद आगे चलते हैं, सूरदास और नंददास की काव्य रचनाओं की भाषा कौन सी है? तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सूरदास और नंददास ने, सूरदास जी ने किस में लिखा है भाई? ब्रज भाषा में लिखा है। तो नंददास जी ने भी किस में लिखा होगा? ब्रज भाषा में, क्योंकि दोनों ही एक ही है, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता इसमें नहीं है। बाकी इनकी देखिए थोड़ी सी रचनाएं आप पढ़ लो। ये वाली लाइन जो यहाँ से शुरू हो रही है, इस जगह से, यहाँ थोड़ा देख लो कि ये जो सूरसागर है, सूरसागर, सूरसरावली और साहित्य लहरी, ये वाली लाइन, ये एक्सप्लेनेशन एक्चुअली आप पूरा एक बार पढ़ लो तो आपको थोड़ा सा अंदाजा रहेगा कि सूरदास और नंददास की रचनाएं जो है ब्रज भाषा में। चलो ठीक है, सूरदास की रचनाएं कौन सी हैं? सूरसागर, सूरसरावली एवं साहित्य लहरी। दूसरा, नंददास की जो रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? रास पंचायसी, रूप मंजरी। देखो ये रूप मंजरी और भंवर गीत, ये दो जरूर पढ़ लेना। ये हो सकता है कि आपसे पूछ ले कि रूप मंजरी और भंवर गीत ये दोनों किसकी रचनाओं में शामिल हैं? तो ये नंददास की रचनाओं में शामिल है, क्योंकि सूरसागर वाला बहुत पुराना हो गया सूरदास जी का, इतना ज़्यादा मतलब कुछ तो वो लोग भी अपडेट करेंगे ना कि सब कुछ पुराना ही चलता रहेगा। पुराना चलता रहेगा तो फिर वैसे भी बाद में फिर वैसे भी कम नौकरी निकालते हैं, ज़्यादा बच्चे लेने पड़ेंगे, फिर बवाल होगा। तो कुछ ना कुछ तो नया वो भी करेंगे, लेकिन ज़्यादा नया नहीं कर पाएंगे, इतना मेहनत तो लोग करते नहीं है। चलो आगे देखते हैं, मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में कौन सी बोलियां बोली जाती हैं? ये आपको, ये थोड़ा सा अंदर होगा, ये यूपीएससी के लिए है थोड़ा सा। इसमें बोल दिया गया कि मथुरा, आगरा और इनके आसपास कौन सी बोली जाती है, लेकिन आपको पता भी है, इसमें कोई बहुत 3-5 नहीं है कि मथुरा में सब ब्रज भाषाएं बोली जाती हैं, उसके आसपास आगरा वागरा में जब भी। अगला देखते हैं 27, इनमें से कौन सी बोली मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से एक है? अब मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से एक है, देखो यहाँ पे थोड़ा सा आप पढ़ लो, नीचे का जो एक्सप्लेनेशन है इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लो। क्या कह रहे हैं कि बांगर या बांगरू है ना, पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग की बोली के अंतर्गत आती है। मतलब बांगरू जो है वो पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत आती है, और बांगरू को ही हरियाणा या हरियाणवी भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें देख लो, मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत, पश्चिमी हिंदी उपभाषा वर्ग में जितनी भी आती हैं वो है मारवाड़ी, मेवाती और जो है हरियाणवी, कौरवी, ये सब जो है लगभग उसी के आसपास की बोलियां हैं। तो इसमें आपको बोल रहे हैं कि कौन सी नहीं है, तो बांगर, मालवी और जो है आपका क्या बोलते हैं उसको, ये क्या बोलते हैं, बुंदेली और निमाड़ी, ये आपको कुछ 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें से कौन सी होगी भैया? बांगरू। बांगरू जो है वो एक्चुअली में हरियाणा में बोली जाती है, और आपसे पूछा क्या गया है बताओ? मध्य प्रदेश के बारे में बोला गया है। तो ये मध्य प्रदेश के बारे में बोला गया, और जो बांगरू है वो कहाँ बोली जाती है भाई साहब? वो बोली जाती है हरियाणा में। चलो ये सब बिल्कुल एकदम पढ़ लेना, मौज ना काटते रहना, नहीं पता चला कहोगे भाई चलो छोड़ो जाने दो, तो ज़्यादा जानने के चक्कर में फिर वहाँ पर बाद में कहोगे लो गुरुजी पढ़ाई फिर नहीं आवा। आगे देखते हैं, सूरसागर किस भाषा की रचना है? किस भाषा की रचना है? सूरसागर तो बेसिकली सूरदास जी ने लिखी, तो जाहिर सी बात है ब्रज भाषा में लिखी होगी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रज भाषा हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत आता है? देखो, ब्रज, कन्नौजी,
जैसे ब्रज बुक लेकर हरियाणा के कौरव दक्षिण को गए, ये आप याद कर लेना थोड़ा सा। मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो ये है, इसका एक ट्रिक आप चाहो तो याद कर लो कि इसकी एक ट्रिक आप समझ लो कि ब्रज बुक लेकर हरियाणा के कौरव इसके आगे दक्षिण गए। तो ब्रज बुक लेकर हरियाणा के कौरव दक्षिण गए, तो इसमें कौन सा होगा ब्रज भाषा, अगला कौन सा हो गया तुम्हारा बू से बुंदेली, अगला कौन हो गया हरियाणवी, और फिर कौरव से मतलब कौरवी और दक्षिण से दक्षवी। देखो यहाँ पे ब्रुज, कन्नौजी, बुंदेली और आपका क्या हो गया हरियाणवी, ये सब जो है पश्चिमी हिंदी में शामिल हैं। पूर्वी हिंदी में जो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो पूर्वी हिंदी का आप ऐसे याद कर सकते हो, मैं आपको बता दूं जो पूर्वी हिंदी है, देखो पश्चिमी हिंदी में आपने याद कर लिया कि ब्रज बुक लेकर हरियाणा के कौरव दक्षिण को गए। इसको लिख भी लो, मैं एकदम धीरे धीरे बोल दे रहा हूं। ब्रज बुक लेकर हरियाणा के कौरव दक्षिण गए। ब्रज का मतलब ब्रज, बू का मतलब बुंदेली, उसके बाद आपका क्या हो गया हरियाणवी, कन्नौजी और दक्षिणी। ये आपका हो गया पश्चिमी हिंदी। अगला है पूर्वी हिंदी। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो उपभाषाएं आती हैं वो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी हैं। इसको आप ए, बी और सी से याद रख लो। ए मतलब अवधी, बी मतलब बघेली और सी मतलब जो है आपका क्या छत्तीसगढ़ी। तो ये आप याद रख सकते हो, ए बी सी से आप याद रख सकते हो। ट्रिक बता दे रहा हूँ, नहीं बाद में कहोगे गुरुजी बस देखी और सुना दी, थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ, उसको याद कर लो। अगला देखो, मथुरा और वृंदावन में पढ़ते हो कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं। अभी आपको पता है कि सारी कौन सी ब्रज भाषा बोली जाती है। चलो आगे देखते हैं। आगे कह रहे हैं कि बांगरू। अभी आप पढ़े हो कि बांगरू कहाँ से आती है भाई साहब, बांगरू कहाँ है हरियाणवी, और हरियाणवी कौन है पश्चिमी हिंदी। ठीक, तो बांगरू किस उपभाषा में बोली जाती है, तो आप यहाँ पे क्या इसका आंसर लगा देंगे पश्चिमी हिंदी। चौड़े से लगा के एकदम बिल्कुल कहेंगे ओ माय गॉड सही हो गया। फिर क्या कह रहे हैं, हरियाणवी या बांगरू बोली किस अपभ्रंश से विकसित है। लो सेम क्वेश्चन वही नीचे दे दिए, क्या आप ये जानते नहीं, ये बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं सब याद रहेगा इनको। तो कौन सी होगी बताओ, ये रहेगी आपकी पश्चिमोत्तरी सौरसेनी अपभ्रंश, ये आपका उसमें रहेगा हैं। चलो आगे देखते हैं। 32 के बाद कहाँ चला गया 33, ये रहा। आ उचड़ को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। देखो ये आपसे पूछा गया है कि आ उचड़ एक्चुअली में है क्या। देखो आ उचड़ बेसिकली जो है वो एक बघेली शब्द है, नीचे लिखा भी है कि आ उचड़ जो है वो एक बघेली शब्द है, और इसका मतलब जो होता है वो जोरदार होता है। तो मतलब अगर किसी ने तुमको जोरदार एकदम थप्पड़ मारा हो तो तुम उससे कह सकते हो कि हाँ मैडम आपने एकदम आउचड़ थप्पड़ मारा है। तो आउचड़ में एक बार तो कहेगी इसकी हिंदी बड़ी अच्छी है, और आजकल हिंदी वैसे भी बड़ी प्रिय होती चली जा रही लोगों की, तो हो सकता है कि पहले ना करी हो बाद में हाँ कर दे। खैर वो अपने हिसाब से देख लेना, अभी तो समझ में आ गया ना। अगला देखते हैं, कहते हैं अवते रहेंगे को खड़ी बोली में क्या कहेंगे। तो देखो अवते रहे, जाते रहे, वो जाते ही रहे थे, आ ही रहे थे, है ना। तो ऐसे बोलते हैं ना, तू तो अवते रहा, तू तो जाते रहा, तो रहेंगे, है ना, एंगे होंगे। तो ये सब जो MPSI में पूछा गया सवाल है। तो बेसिकली खड़ी बोली में इसका मतलब क्या होता है, आते ही रहे, है ना। भाई साहब कहते रहे लेकिन आइन नहीं, तो वही चीज़ें आते ही रहे। अगला देखो, ये हो गया तुम्हारा 34। 35 क्या है, ईर्खा को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। ये सब क्वेश्चन आप देखना चाहो तो देख लो, अदरवाइज इतना अंदर वो जाएंगे नहीं, पूछने नहीं जाएंगे। ठीक है, ईर्खा का मतलब होता है ईर्षा करना। ठीक है, और जो है क्योंकि MPSI में वो थोड़ा लोकल लैंग्वेज पूछते हैं, इसी वजह से ये MPSI के एग्जाम में दे रखा है, आप देख लो, अदरवाइज इसकी कोई खास जरूरत नहीं है। होन को खड़ी बोली में क्या कहा जाता है, तो होन को खड़ी बोली में कहते हैं वहीं। आप थोड़ा सा MP का अगर देखेंगे तो यहाँ ये सारी लोकल शब्दों का उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है। तो अगला बोल रहे हैं कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन है। तो अभी तो थोड़ी देर पहले तो आप पढ़े हैं कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली कौन है, ब्रज भाषा हो गया, कल्याण। ज़्यादा नहीं पूछना, TGT PGT वाले वैसे भी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सरल पूछते हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते। अगला देखो, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है। तो ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है बताओ, सरगुजा नहीं है, सरगुजा नहीं है। ये आपने अभी थोड़ा पीछे यहाँ पे देखा होगा, यहाँ पे देखो आपको एक लाइन लिखी होगी कि ब्रज भाषा आगरा, मथुरा, वृंदावन, अलीगढ़, धौलपुर, मैनपुरी, इटा, बनारस, बरेली और इसके आसपास के जिलों
ये तो चल दिए। अब आगे बढ़ते हैं, इन्हीं में से आपका लगभग सब कुछ फंस जाएगा, परेशान मत होइए। अगला देखते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। अब अभी आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, चलो बताओ। ठीक है, ब्रज बुक लेके हरियाणा के कौरव दक्षिण को गए तो बुंजेली, कन्नौदी, कौरवी ये सब आती, लेकिन अवधी बोली नहीं आती। समझ में आ गया बात की नहीं? बहुत सही। तो जानते तो हो ही गए, जान ही गए हो, अब धीरे धीरे और देखते रहो, बस ऐसे देखना, पूरा देखते देखते एकदम बिल्कुल चौड़स तुम्हारा ये तैयार हो जाएगा। वहाँ जाओगे एकदम घनघना के पेपर दोगे, मनमना के बाहर निकलोगे एकदम। चलो आगे देखते हैं, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून ये सब मैदानी भाग और सहारनपुर में कौन सी बोलियाँ बोली जाती हैं। तो ये तो बहुत खैर बहुत अंदर की बातें हो गई हैं, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं चाहिए तो आप थोड़ी व्याख्या, क्योंकि उसमें है नहीं वरना दिखा देता मैं। चलिए छोड़िए उसको, जाने दीजिए। इसका आंसर आप देख लीजिए, तो आंसर खड़ी बोली है। दिल्ली व मेरठ के आसपास की बोली का नाम है, मतलब दिल्ली और मेरठ के आसपास कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। तो दिल्ली मेरठ के आसपास अभी आपने थोड़ी देर पहले भी पढ़ा होगा कि ये सब खड़ी बोलियां ही बोली जाती हैं मेरठ वरठ में। देखो खड़ी बोली का एक मतलब होता है, जैसे वहाँ देखते हो ना, खड़ी बोली का मतलब होता है ठेठ बोली। ठेठ बोली का मतलब क्या है? ऐसा बोली है कि लगी कि पहले लाठी न मरी है। जिसे अगर अपने यूपी में देख लो तो इतने प्रेम से बोलते हैं कि लग रहा अगर लड़ाई भी हो रही होती तो एक बार सामने वाले को ये कहना पड़ता है कि भैया एक काम करो, प्यार से बोलते रहो, लाठी वाठी नहीं मारेंगे। लेकिन अगर उधर चले जाओ मेरठ या दिल्ली उल्ली की तरफ तो देखोगे खड़ी बोली है उनकी, लोग वहाँ के भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन बोली ऐसी है कि एक बार अगर पानी भी मांग लो तो ऐसा लगेगा जैसे पानी दे तो देंगे, लेकिन उसके बाद ऐसा लगेगा जैसे पानी कम दे रहे हैं और बातें ज़्यादा कर रहे हैं। तो थोड़ी खड़ी बोली का मतलब ठेठ, जैसे महात्मा गांधी थे, हम थोड़ी इज्जत दे देते हैं। कुछ लोग कहेंगे महात्मा गांधी था, तो एक्चुअली सिंगल आदमी के लिए सिंगल शब्द का ही उपयोग किया जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा सिंगल पर्सन के लिए सिंगल हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी तरीके से यहाँ पे भी कहानी होती है। चलो फिलहाल खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है, अभी आपको समझ में आ ही गया। खड़ी बोली का दूसरा नाम कौरवी है। इसमें तो कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ था, थोड़ी देर पहले आप पढ़ चुके हो। तो कौरवी भाषा का उदय किससे हुआ था? पश्चिमी हिंदी से। कौरवी किस बोली को कहते हैं, तो कौरवी किस बोली को कहते हैं बताओ? खड़ी बोली को कहते हैं। तो ये सब तो खैर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। खड़ी बोली हिंदी का सही नाम क्या है, तो कौरवी हिंदी का सही नाम है। कौरवी को खड़ी बोली को कौरवी। चलो अगला देखते हैं, पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। आपने अभी देखा कि अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, हमने आपको इसकी ट्रिक भी क्या समझाई थी, ए, बी और सी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। चलो अगला देखते हैं हम लोग। सॉरी, ओह माय गॉड, रुक जाइए जरा, ये क्या हो गया, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, तो ये ऐसे आ जाएगा। गरीब आदमी हैं, अभी थोड़ा मोबाइल से बना रहे हैं, सपोर्ट वपोर्ट कर दोगे तो आगे बढ़ जाएंगे, फिर हम भी ले आएंगे हैं। अभी तो ज़्यादा है नहीं पैसा वैसा, तो इसी से देख लो, लेकिन सवाल बड़े बढ़िया मिलेंगे, टेंशन ना लेना। अगला देखो, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई थी। यहाँ पे देखो, अब ये सब तो भाई ये सब तो अभी रट ही गया होगा, इतना इतना करते करते। किससे हुई थी? अर्घमागधी से हुई थी। दूसरा, बघेली बोली किससे हुई थी? बघेली बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो जबलपुर। ये आपको क्षेत्र हो तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसका आप सीधा सीधा आंसर ले लो। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अभी हम आपको थोड़ी देर पहले बताए थे। तो रामचरितमानस की भाषा क्या है बताओ? अवधी है। फिलहाल आप ये सब जानते भी होंगे कि रामचरितमानस की भाषा जो है वो अवधी है। अगला देखते हैं, अगला है हमारा क्या, अगला देखते हैं, रामचरितमानस को लिखा किसने? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। ये ना कह देना वहाँ जाके बहुत लोग, एक लड़का हमसे कह रहा था सर रामचरितमानस वेद व्यास जी लिखे हैं। हम क्या बताएं, उसी समय हमको ऐसा लगा धरती फट गई, हम समा गए, लेकिन खैर ना धरती फटी ना हम समाए। चलो इसीलिए तुमको पढ़ाने बैठ गए। अगला देखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी ने किस भाषा का सरल और साधारण रूप अपनाया था? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने बेसिकली अवधी भाषा का साधारण और सरल रूप किया था। इनकी रचनाएं सिर्फ और सिर्फ आपको अवधी भाषा में ही मिलती हैं भाई साहब, और कहीं नहीं मिलती हैं, समझे। और ये किस शाखा के अगर तुमसे पूछ लिया जाए कवि थे, तो मलिक मोहम्मद जायसी बिल्कुल प्रेमी आदमी थे, इतना समझ लो। तो मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमी आदमी थे, तो इसका मतलब है कि ये निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के कवि थे। निर्गुण और सगुण होता है वो, चलो भक्ति काल में कभी बात करेंगे तो उसके बारे में हम आपको समझा देंगे। अभी यहाँ पर रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है, तो अभी आप समझ गए किस में हुई है भैया, अवधी में हुई है। चलो आगे देखते हैं, और उसका है क्या, कर्ता के साथ ने का प्रयोग ना होना है।
आगे बढ़ के कहा 64 नहीं, सही तो है। चलो, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस भाषा की प्रमुख विशेषता है? तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस भाषा की प्रमुख विशेषता है? तो कर्ता के साथ ने का न उपयोग होना किसकी? पूर्वी हिंदी की सबसे प्रमुख विशेषता है। ठीक, पूर्वी हिंदी में हमने आपको बताया कौन कौन सी आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। चलो, ABC आपको इसी के बारे में पढ़ना ही है और तो कुछ पढ़ना नहीं है। तो कर्ता के साथ ने का उपयोग नहीं होता, पढ़ लेना भाई साहब, ये क्वेश्चन बढ़िया भी है और हो सकता है कि पूछ ले। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता है? मतलब किस बोली में कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त नहीं होता? कर्ता ने करण को कर्म से, कारक से, तो कर्ता के आगे ने नहीं होना चाहिए था, तो ने किस में नहीं होता? अभी इससे जस्ट ऊपर आपने क्या पढ़ा कि जो है ये किस में नहीं होता? पूर्वी हिंदी, ये पूर्वी हिंदी की प्रमुख विशेषताओं में से आता है। अवधि में ऐसा कोई सीन नहीं होता है। बात समझ में आ गया ना कि प्रयोग नहीं होता, तो किस में नहीं होता बोलो? पूर्वी हिंदी में नहीं होता। अब पूर्वी हिंदी में कौन आती? अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो इसमें ना तो ब्रज है, ना बुंदेली है, ना खड़ी बोली है, तो बची कौन? अवधि। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते, कह रहे ने का प्रयोग नहीं होता, अवधि आप जानिए। निम्नलिखित में से उत्तम पुरुष बहुवचन हम का प्रयोग उत्तम पुरुष एक वचन में मैं के अर्थ में किया जाता है। मतलब कहाँ जो है मैं को क्या बोलते हैं? हम बोल देते हैं। तो कहाँ पे बोलते हैं? मतलब मैं को हम कहाँ पे बोलते हैं? कई लोग कहेंगे बिहार, कहाँ बोलते हैं? बिहार नहीं, कह रहे हैं कि कहाँ पे जो है हमको मैं बोला जाता है। तो अवधि में बोला जाता है मैं, बाकी हर जगह निताही में कहाँ बोलते हैं? आजकल लोग निताही में बोलते हैं हम, बाकी हर जगह मैं। चलो आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन, इलाहाबाद में बोली कौन सी बोली जाती है? बहुत सही, इलाहाबाद सबसे फेवरेट जगह। क्या? प्रयागराज। तो प्रयागराज में जो बोली बोली जाती है, कौन सी बोली जाती है? अवधि बोली बोली जाती है। कहा हो कहाँ जाता, तनिक कह देते आई जाई। तो इस तरीके की थोड़ी सी लैंग्वेज जो होती है किसमें आती है? अवधि में आती है। बघेली, अभी मैंने आपको बताया कि बघेली किसमें है? अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी किसमें आता है? ABC पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। चलिए, छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? तो छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? पूर्वी हिंदी की, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उसके बाद पूर्वी हिंदी में बोली नहीं जाती, अभी बताया ABC मतलब A, B और C। यहाँ पे क्या हुआ? A, B और C, अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों बोले जाते हैं। लेकिन जो है यहाँ पे अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी है। भोजपुरी क्या इसके अंतर्गत बोला जाता है? नहीं बोला जाता है, तो भोजपुरी हो जाएगा। उसके बाद यह बोली पूर्वी हिंदी की वर्ग की बोली नहीं है। कह रहे पूर्वी हिंदी में नहीं, अवधि, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, बुंदेली नहीं बोली जाती। सीधे सीधी बात, नो बकवास। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा? हमने देखा कि निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी नहीं आती बताओ? मगही नहीं आती, क्योंकि अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी तीनों पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, यही मगही नहीं आती। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग आपको मिलते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर आप कोई सोने जा रहा हो तो शुभ रात्रि, कोई उठ रहा हो तो जो है गुड मॉर्निंग। बाकी आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि जल्दी से जल्दी हम भी जो है आप लोगों के लिए कॉल आ सकें। कौन सा बोर्ड होता है? वो डिजिटल वाला बोर्ड। बाकी बाय बाय, टाटा, जय हिंद।